प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम पर अधिकार किया और वर्ष 1881 में नागा हिल्स भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गई। दूसरा, वर्ष 1947 में नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ, जिसके द्वारा 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तीसरा, 22 मार्च 1952 को भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट तथा नागा फेडरल आर्मी का गठन किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम पर अधिकार किया और वर्ष 1881 में नागा हिल्स भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गई। नागा विद्रोह का पहला संकेत वर्ष 1918 में नागा क्लब के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 1946 में नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अतः कथन 2 सही नहीं है। नागा नेशनल काउंसिल ने संप्रभु नागा राज्य स्थापित करने का संकल्प लेते हुए वर्ष 1951 में एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें लगभग 99% लोगों ने स्वतंत्र नागालैंड के समर्थन में मतदान किया। 22 मार्च 1952 को भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट तथा नागा फेडरल आर्मी का गठन किया गया। ध्यातव्य है कि नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में 2 दशकों से अधिक समय से चर्चा में रहे नागा राजनीतिक मुद्दों पर एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है। चूंकि कथन 2 सही नहीं है, अतः कथन 1 व 3 सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। न्यूयॉर्क अभिसमय से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूयॉर्क अभिसमय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक तथा प्रभावी उपकरण है। दूसरा, इसे कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड्स या न्यूयॉर्क ऑर्बिटेशन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत वर्ष 1947 से ही इस अभिसमय का हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए। न्यूयॉर्क कन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी उपकरण है। इसे कन्वेंशन ऑन रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड्स या न्यूयॉर्क ऑर्बिटेशन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 1 व 2 दोनों सही है। इसे वर्ष 1958 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनाया गया तथा 7 जून 1959 से यह प्रभावी है। भारत वर्ष 1960 से इस कन्वेंशन का हिस्सा है। वर्तमान में इस अभिसमय में कुल 166 देश शामिल हैं, अतः कथन 3 गलत है। हाल ही में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत केन एनर्जी नामक कंपनी ने अमेरिकी जिला अदालत में भारत के विरुद्ध 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक निर्णय को लागू करने के लिए मामला दाखिल किया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 आने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में तटरक्षक बलों सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के पूंजी बजट में खरीद और अधिग्रहण संबंधी नीतियों को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को जारी किया गया था। नई नीति के जारी होने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को समाप्त कर दिया गया है। अतः कथन 1 सही है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में तटरक्षक बलों सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के पूंजी बजट में खरीद और अधिग्रहण संबंधी नीतियों को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 भी सही है। चूंकि कथन 1 व 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में निहित है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 117। सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को एक मसौदा कानून के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें केवल इस अनुच्छेद के तहत सूचीबद्ध किसी अथवा सभी विषयों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। हाल ही में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बैंकों के निजीकरण सहित 7 प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक घोषित करके राज्यसभा को नजरअंदाज किए जाने पर आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अंतिम प्रश्न की ओर। वित्त आयोग से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को कर राजस्व के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015 से 20 की अवधि के विपरीत 2020-21 में कम करने का सुझाव दिया है। दूसरा, पहली बार किसी वित्त आयोग की रिपोर्ट में कर के हिस्से के विपरीत केंद्र के अनन्य व्यय दायित्व को वित्त पोषित करने के लिए वितरण योग्य वैधानिक अनुदान संसाधनों की बात की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को कर राजस्व के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015-20 की अवधि के विपरीत 2020-21 में कम करने का सुझाव दिया है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए राज्यों का हिस्सा 42% था, जिसे घटाकर 41% किया जाना था। ऐसा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटित करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में 42% कर दिया गया है। पहली बार किसी वित्त आयोग की रिपोर्ट में कर के हिस्से के विपरीत केंद्र के अनन्य व्यय दायित्व को वित्त पोषित करने के लिए वितरण योग्य वैधानिक अनुदान संसाधनों की बात की गई है, अतः कथन 2 भी सही है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में केंद्र सरकार पर व्यय संबंधी उत्तरदायित्व अधिक होने के कारण राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान के संबंध में संसाधनों की कमी परिलक्षित हो रही है। चूंकि कथन 1 व 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।